साल 2023 में कई नामवर सियासतदान, बिजनेसमैन, सहाफी, खिलाड़ी और अदाकार हमें अलविदा कह गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का इंतकाल 5 फरवरी 2023 को अमेरिकन हॉस्पिटल में हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा और विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर 15 अप्रैल 2023 को इस्लामाबाद में गाड़ी के हादसे के बायस दुनिया से रुखसत हो गए। अमजद इस्लाम अमजद एक पाकिस्तान के मारूफ शायर, मुसन्निफ, अदीब, ड्रामा निगार और गीत निगार थे। अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल 10 फरवरी 2023 को हुआ। मुमताज सदाकार, मेजबान, हिदायतकार जिया मोहयुद्दीन ने अपने फन से पाकिस्तान ही नहीं हॉलीवुड में भी नाम कमाया। जिया मोहयुद्दीन ने कराची में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट बनाई, जिसके वो चेयरमैन थे। इनका इंतकाल 13 फरवरी 2023 में हुआ। कवी खान उन सीनियर पाकिस्तानी अदाकारों में से हैं जो शोहरत और इज्जत के आला मकाम पर फाइज रहे। कवी खान का इंतकाल मार्च 2023 में कनाडा में हुआ। उनकी उम्र 80 साल थी। शोएब हाशमी पाकिस्तान के एक मारूफ अदाकार, मेजबान, मुसन्निफ और प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। उनका इंतकाल मई 2023 में हुआ। यूसुफ कमाल अल मारूफ शकील ने एक अरसे तक अपने फन मदाहों के दिल में घर किया। उनका इंतकाल 29 जून 2023 को 85 साल की उम्र में कराची में हुआ। निसार कादरी एक पाकिस्तानी रेडियो, स्टेज और टेलीविजन के अदाकार थे। निसार कादरी का शुमार पीटीवी के सीनियर और नामवर अदाकारों में किया जाता था। उनका इंतकाल 24 दिसंबर 2023 को 82 साल की उम्र में हुआ। पाकिस्तानी अदाकारा नौशीन मसूद 6 दिसंबर को वफात पा गयी। नौशीन सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि एक मेजबान और मुसन्निफा भी थी। जी, ये तमाम लोग चले गए और अमजद इस्लाम अमजद ने एक नज़म लिखी थी। उसका उन्वान तो डायरी था, लेकिन उसमें से कहते हैं कि मैं जब भी नया साल आता है तो कुछ नाम मैं मिटा दिया करता हूँ। ये तहतुल लफ्ज़ नहीं पढ़ रहा, ये नज़म नहीं है, नज़म का जिस्ट है। कुछ नाम मैं मिटा दिया करता हूँ क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहते। आने वाले चंद साल आएंगे जिसके अंदर एक रोज़ कोई मेरा नाम भी उस डायरी से मिटा देगा, फिर मेरा टेलीफोन नंबर भी कभी नहीं बचेगा। और ये हम सब के साथ है। जो चले गए उनकी यादें यहाँ हैं, और जो यहाँ हैं कोशिश करें वो बेहतर यादें रखें। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। हमारे साथ एक मेहमान है। उस दिन तो हमने आपको यहाँ दिखाया था, आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे एक शख्स जिसने सफ़र किया बैरून मुल्क। और मैं शुरू करना चाहता था इसी बात से, जिसने सफ़र किया बैरून मुल्क, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी दास्तान। बस अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, चाय बना लीजिए, बिकॉज़ ये दास्तान सुन के शायद आपको कुछ डिफरेंट लगने लगे, पाकिस्तान बेहतर लगने लगे। और अगर आप कहीं दूसरे मुल्क जाना भी चाहें तो फिर लीगली जाना चाहें, इलीगल ना जाए। और मेरे साथ मेहमान हैं यहाँ असद, और इन्होंने जी 2016 में ज़रा फ्रेम वगैरह सेट कर लें प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने नए साल का ना एक और काम भी, इन लोगों के ख़िलाफ़ ना मैं एक चार्जशीट निकाला करूँगा, हमारे जो कैमरामैन हैं ना उनके ख़िलाफ़, और चार्जशीट तुम लोगों को मैं जाते हुए दे दिया करूँगा हमने क्या गलत करते हैं, जस्ट करें। अच्छा जी, तो मेरे साथ असद मेहमान है। असद ने डंकी लगाई थी 2016 में जी। अच्छा, डंकी का मतलब ये होता है, आपको मैं समझा चुका हूँ डंकी का मतलब क्या होता है। जब आप एक मुल्क से बग़ैर पासपोर्ट के या बग़ैर चीज़ों से आप सफ़र करते हैं और एक ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहाँ पर आपके पास लीगल पेपर्स भी नहीं है, फिर वहाँ जाके आप छुप के काम करना चाहते हैं, इस सारे प्रोसेस को डंकी लगाना कहते हैं। हाँ जी, तो बताइए कैसे ख्याल क्यों आया जाने का? सर बेसिकली हम चार, असद खुल के बात करनी है, ठीक। हाँ, बेसिकली हम 4 कज़न थे। हाँ, तो हमने मिलकर ना एक प्लान बनाया कि हमने डंकी लगाते हैं यूरोप के लिए, ठीक है, ताकि यूरोप जाकर हम अपनी ज़िंदगी बेटर कर सकें। अच्छा। तो डैट्स वाई हम लोगों ने घर वालों को नहीं बताया। घर वालों को नहीं बताया। तो इस वजह से मेरा कज़न था, सियालकोट में एक एजेंट है, उसके साथ उसने डील की। 1,45,000 में हमारी डील हुई। 1,45,000 एक आदमी के या चारों? एक बंदे के। एक बंदे के 2016 में तुमने दिए हैं, एक बंदे के 1,45,000। ओके। और उसने हमें बोला था कि भाई 15 दिन में हम आपको पहुंचा देंगे टर्की में, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर जाके आपको काम वगैरह, रूम, रिहाइश, एवरीथिंग, हर चीज़ हम आपको दिखा देंगे। अच्छा। और लेकिन ऐसा हो नहीं सका, हम पहुँच नहीं सके। और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है कोयटा। हाँ। कोयटा से फिर आगे ईरान, ईरान से तेहरान, तेहरान से फिर टर्की का बॉर्डर क्रॉस करना था, उसके बाद टर्की, इस्तांबुल। नहीं, लेकिन इस्तांबुल जी, लेकिन आप यहाँ से गए कोयटा, वो तो ठीक था जी, वो चले गए आप। कोयटा से कहाँ गए? कोयटा से तफ्तान बॉर्डर पे जाना था मैं, तो आप वो भी चले गए होंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, फिर ईरान? लेकिन ईरान वहाँ पर सीन ये है कि वो एक दूसरा रास्ता है, क्योंकि बाई रोड तो वो लेके नहीं जाते। ओके। छुप छुपा कर लेके जाते हैं गाड़ियों से।
तो वीरान से रास्ता है, तफ्तान बॉर्डर से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर पीछे ही है, एक गांव है, आई थिंक उसका मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन वहाँ से फिर वो पहाड़ी रास्ता है जहाँ से बॉर्डर क्रॉस होता है। ओके, ईरान में पहुंच गए? बेसिकली हम ईरान नहीं पहुँचे, पूरे 15 दिन तो हम पाकिस्तान में ही रहे हैं। कोयटा के आगे जो शहर आता है जहाँ से हमने बॉर्डर क्रॉस करना होता है, हाँ। बेसिकली वहाँ पर कभी किसी सेफ में, कभी किसी रूम में, कभी किसी एजेंट के घर हमें ठहराया जाता है। ओके, और वहाँ से फिर हमें बॉर्डर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। और तो मेरा सवाल ये, 15 दिन तुम पाकिस्तान में ही रहे जी, तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही फील हो रहा था जैसे तुम डंकी लगा रहे हो, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह। बिल्कुल। खाने का क्या इंतजाम था, पीने का क्या इंतजाम? सर खाने का बेसिकली ये होता है कि जो एजेंट हमें पहले बता देता है कि आप 15 से 20 हज़ार रुपये अपने साथ लेकर जाओगे, खाने के पैसे आप खुद ही पे करोगे। हम जिस भी रूम रिहाइश में जाते हैं ना, वो हमें लेके जाते हैं एजेंट के पास, वहाँ हमें 1000, 1500, 1500 देना होता है खाने का। और जब हमने करना था बॉर्डर क्रॉस, रात के बजे थे 8, और अगले दिन मसलसल हम सुबह के 4 बजे तक चलते रहे हैं, दोपहर के, सॉरी, रात 8 बजे से दोपहर के 4 दोपहर बजे के 4 बजे तक। फिर? ठीक है, लेकिन उस दौरान मेरी हालत ख़राब हुई क्योंकि पानी वगैरह नहीं होता, और ईरान में तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पाकिस्तान की तरफ तो ठीक था, जैसे हम ईरान में एंटर हुए हैं, लेकिन 24 घंटे में मुसलसल कोई बंदा चल नहीं सकता। ओके, तो मेरे भी सेम यही सिचुएशन थी, मुझसे भी चला नहीं गया, और उस दौरान एजेंट ने हमसे पैसे भी ले लिए सारे के सारे, और मुझे बहुत ज़्यादा मारा भी। मेरा आपको इवन कि मारा? मेरा, हाँ, मुझे मारा भी, और मेरा सर भी फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझसे चला नहीं था जा रहा। बेसिकली वो जो डंकर होते हैं ना, जो बॉर्डर आपको क्रॉस करवा रहे होते हैं, और वो सीन ये होता है कि वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर एक बंदा अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन वो उठा के तो लेकर नहीं जा सकते। ओके, इस वजह से ये सीन था। मेरे कज़न ने उसको अपने पैसे भी दे दिए कि यार तू इसे मार नहीं, तू पैसे ले ले, तू चला जा। इवन के साहिर भी हमारे साथ 300-400 बंदा था बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, ठीक है। और अच्छा, ये पुलिस को पता होता है? ईरान पुलिस को भी पता है, पाकिस्तान पुलिस को पता है? बिल्कुल पता ओके। होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हम पहुँचे नहीं, वापसी वक्त हमें बेचा भी गया। नहीं, वापसी वक्त नहीं, पहले मुझे पहुंचने की रुदात बताया ना, वापसी तो बात की है। जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जब उन्होंने आपको मारना शुरू किया तो फिर रोक दिया मारना? नहीं, मेरे कज़न ने मेरे पैसे भी उसको दे दिए, अपने पैसे भी उसको दे दिए, और लेकिन उसने फिर भी रुका नहीं। जब उसको पैसे दिए ना, उसने बोला ठीक है मैं इसको उठा लूँगा। उसने मुझे थोड़ा सा पानी भी दिया, ठीक है, मैंने पानी पिया, लेकिन फिर भी मुझसे चला नहीं गया। ओके। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि उसने और मारना शुरू किया कि इनके पास और पैसे होंगे, ये हमें और पैसे देगा। पैसे मेरे कज़न ने और दिए, लेकिन हमारे पास पैसे तो तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये थे जो कि हमने उनको दे दिए। लेकिन एंड में उसने बोला कि यार आधे घंटे का सफ़र है, आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे, आप साथ चलो। लेकिन सर चला नहीं था जा रहा मुझसे। फिर? ठीक है, तो वो फिर एजेंट हमें छोड़ के चला गया। एजेंट तुम्हें वहीं छोड़ के चला वहाँ गया? छोड़ के